तो दोस्तों टर्किश प्रेसिडेंट रसेप तैयब अर्दगान के सपनों के बारे में तो शायद आप लोगों को पता ही होगा। अर्दोगान खाली टर्की को मुस्लिम जगत के सबसे ताकतवर देश बनाने का प्रयास में नहीं है, बल्कि अपने आप को मुस्लिम जगत के लीडर भी बनाना चाहते हैं। और अपने इस सपने को अब पूरा करने के लिए हाल ही में ही अर्दोगान के द्वारा टर्की के लिए बनाए जाने वाले भविष्य के कुछ हथियारों के संकल्प का खुलासा किया गया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अर्दोगान अपने नेतृत्व के अंदर ही टर्किश आर्म फोर्सेस के लिए 70,000 टन भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर और उसमें 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी लैस करना चाहता है। इवन अर्दोगान इसके अलावा अपने बेड़े के लिए बड़े आकार के सबमरीन और अन्य हथियारों को भी निर्माण करने का इरादा जता चुके हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में टर्की अब उस सिचुएशन में है जहां पे वो अपने बलबूते पे 70,000 टन के ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सके। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में मतलब बुधवार के दिन टर्किश प्रेसिडेंट रसेप तैयब अर्दोगान के तरफ से एक बयान जारी करते हुए बताया गया है कि टर्की अपने बेड़े को स्ट्रेंथन करने के लिए नेटो देशों के एलाई के साथ मिलकर डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस कोऑपरेशन में काम करना चाहता है। और इनमें सबसे प्रमुख है स्पेन। और स्पेन के साथ टर्की मिलकर अपने बेड़े के लिए बड़े और भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर को भी निर्माण करना चाहता है। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि स्पेन के साथ टर्की के डिफेंस कोऑपरेशन काफी मजबूत रहा। ऑलरेडी स्पेन के साथ मिलकर टर्की एक छोटे आकार के लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर चुका है और इससे अब टर्की को काफी एक्सपीरियंस भी मिल चुका है और इसका इस्तेमाल करके टर्की बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी निर्माण कर सकेगा। इवन उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि स्पेन की मदद से टर्की अब अपने लिए बड़े आकार के रियल एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीनों को भी निर्माण करने के लिए तैयार है। दोस्तों यहाँ पे जो लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर का बात अर्दोगान की तरफ से किया गया है, यह असल में टर्की के द्वारा बनाया गया पहला एम्फीबियस असॉल्ट शिप एनाडोलू है, जो कि स्पेन की मदद से टर्किश नेवी के लिए निर्माण किया गया है। और दोस्तों ये एक 20,000 टन के भारी भरकम जहाज है। टर्की इसे एक लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में निर्माण करना चाहता था, लेकिन ये फिलहाल एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप से कुछ अधिक नहीं है, क्योंकि ऐसे जहाजों के ऊपर कोई ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही इसमें एरेस्टिंग वायर है और ना ही एयरक्राफ्ट कैरियरों के जैसे भारी भरकम एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने का क्षमता। मतलब अगर इसे टर्की के द्वारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में इस्तेमाल करना है तो टर्की को इसमें खाली F-35 या हैरियर जैसे एयरक्राफ्टों को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और F-35 के मामले में आप लोगों को बताने का आवश्यकता नहीं है कि कैसे टर्की को इस मामले में अमेरिका से झटका मिला और S-400 खरीदने की वजह से टर्की को इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर देखना पड़ा। दोस्तों बेसिकली टर्की के जो TGS एनाडोलू है, इसे टर्की एक लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहता था, पर अब F-35 जैसे एयरक्राफ्टों के बेड़े में शामिल होने की संभावनाएं खत्म होने के बाद अब टर्की इसे हेलीकॉप्टर के साथ एज ए एम्फीबियस असॉल्ट शिप के रूप में ही इस्तेमाल कर सकेगा। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि टर्की अब इसमें अपने खुद के बनाए हुए हेलीकॉप्टरों को भी तैनात करने का तैयारी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ टर्की को हेलीकॉप्टर कैरियर बनाने में इस विफलता मिलने के बाद संभावित टर्की के प्रेसिडेंट के द्वारा एक 70,000 टन रियल एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट को लेकर सोच विचार किया जा रहा है। दोस्तों हाल ही के सालों के अगर टर्की के डिफेंस प्रोडक्शन या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सक्सेस को देखा जाए तो टर्की काफी सक्सेस हासिल कर चुका है, खास करके यूक्रेन और पाकिस्तान जैसे देशों को हथियार बेच के। टर्की ने हाल ही में ही हेलीकॉप्टर और अनमैन एरियल व्हीकलों को निर्माण करने के मामले में यूरोप के देशों से मदद लेते हुए सक्सेसफुली हेलीकॉप्टर और अनमैन एरियल व्हीकल को निर्माण भी कर चुका है और कई सारे देशों को बेच भी चुका है। दूसरी तरफ अगर रीजनल कैपेबिलिटी या फिर रीजनल इन्फ्लुएंस को देखें तो ऐतिहासिक रूप में इस रीजन में टर्की का एक इन्फ्लुएंस था, पर ऑटोमन एम्पायर टूटने के बाद ये इन्फ्लुएंस टर्की के हाथ से छूट गया और टर्की फिर से एक बार उसी इन्फ्लुएंस को अपने हाथ में लाने का प्रयास कर रहा है। और दोस्तों आज के जमाने में ये इन्फ्लुएंस इतने आसानी से टर्की के हाथ में आने वाला है नहीं, क्योंकि उस रीजन में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्लेयर है जो टर्की को हर कदम पे चुनौती देने के लिए तैयार भी है। दोस्तों टर्की को अगर ऐसे इन्फ्लुएंस को फिर से वापस लाना है तो उसके इकोनॉमी और मिलिट्री बिल्डअप को भी मजबूत करना पड़ेगा। पर इकोनॉमी के मामले में टर्की का जो फिलहाल हालत है उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि टर्की अगर अपनी इकोनॉमी को सुधारा नहीं तो उसका भी हालत आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जैसा ही हो जाएगा। ऐसे में टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान के द्वारा 70,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण का जो संकल्प या फिर सपना रखा गया है, इसे फिलहाल पूरा कर पाना एक सपना जैसा ही है। इवन दोस्तों टर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी इसे लेकर बयान देते हुए बताया गया है कि टर्की जो हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो 70,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण करना चाहता है, इसमें फास्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम और अन्य आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियरों के इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक इसमें कम से कम 45 एयरक्राफ्ट होगा, जिनमें 32 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को तैनात करने का इरादा भी टर्की रखता है। अब दोस्तों अगर इकोनॉमिक सिचुएशन को भी अलग रख दिया जाए तब भी हाल ही के कंडीशन को देखा जाए तो टर्की के लिए फिलहाल ऐसे बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना इतना आसान नहीं है। टर्की के द्वारा दावा तो किया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर टर्की कैरियर बेस्ड 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट करेगा, पर जिस
तरीके से अमेरिका के द्वारा टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाया गया और जिस तरीके से यूरोप के देशों के रवैया टर्की के लेके बदला है, उससे एक्सपर्टों का मानना है कि ये टर्की इतने आसानी से पूरा नहीं कर सकेगा। इवन टर्की के द्वारा अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए रशिया से भी मदद लेने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है और रशिया की तरफ से भी टर्की को मदद करने का भरोसा दिया जा रहा है। ऐसे में अगर रशिया के मदद से टर्की 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को निर्माण कर भी लेता है और उसका एक वेरिएंट कैरियर बेस तैयार कर भी लेता है, तब भी बड़ा सवाल यह है कि इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने के लिए टर्की किसके मदद से 70,000 टन भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करेगा। दोस्तों, पहला जो टर्की के एम्फीबियस असॉल्ट शिप टीजीएस एनोडुलू है, उसे तो स्पेन के मदद से टर्की ने निर्माण कर लिया, पर बात यह है कि बिना नेटो के परमिशन के या फिर अमेरिका के परमिशन से टर्की ऐसे बड़े मदद स्पेन से हासिल नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ एक बार अगर हम ये भी सोच ले कि टर्की एयरक्राफ्ट कैरियर को भी निर्माण करने के लिए रशिया का मदद लेता है, तो भी सवाल यह है कि जो रशिया फिलहाल अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के लिए मुशक्कत कर रहा है और जिस रशिया के पास फिलहाल अपने लिए ही बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर कंस्ट्रक्ट करने के रिसोर्सेज नहीं है, वो किस तरीके से टर्की के ऐसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण का मदद कर पाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक समय था जब सोवियत यूनियन के पास भी अमेरिका के जैसे बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करने का क्षमता था, पर सोवियत यूनियन टूटने के बाद ज्यादातर ऐसे शिपयार्ड यूक्रेन के पास है और रशिया के पास जो बड़े आकार के शिपयार्ड है वो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों के निर्माण का क्षमता नहीं रखता है। यूक्रेन और टर्की के रिश्ते को भी अगर देखा जाए तो वो भी काफी मधुर है, लेकिन यूक्रेन भी अपने खुद के बलबूते पे इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण नहीं कर सकता। यूक्रेन के पास भी जो शिपयार्ड है उसे भी मरम्मत का आवश्यकता है और ऐसे मरम्मत एकमात्र रशिया ही कर सकता है। मतलब अगर कभी भविष्य में यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के करीब आता है, तभी इन दोनों देशों के ज्वाइंट प्रयास में टर्की के लिए या फिर रशिया के लिए कम से कम समय में ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करना पॉसिबल होगा। और हाल ही के अगर कंडीशन को देखा जाए तो हमें नहीं लगता है कि आने वाले भविष्य में यूक्रेन और रशिया के बीच में ऐसा कभी समय आएगा कि ये दोनों अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके किसी तीसरे देश के लिए या फिर अपने अपने देश के लिए बड़े कोई हथियारों का निर्माण करेगा। दूसरी तरफ अगर टर्की के भी क्षमता को देखा जाए तो टर्की के पास भी फिलहाल 70,000 टन के भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने का कैपेबिलिटी नहीं है और ना ही टर्की के पास ऐसे कोई शिपयार्ड है जहां पे ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण किया जा सकेगा। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि टर्की अपने लिए ऐसे शिपयार्ड का निर्माण करके उस पे भी एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण कर सकता है, लेकिन दोस्तों टर्की के इकोनॉमी ही सबसे बड़ा बाधा है। अब दोस्तों चलिए, जिस एनाडोलू के बेस पे टर्की के प्रेसिडेंट के द्वारा इतने बड़े बड़े दावे किया जा रहा है, एक बार उस एनाडोलू एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो एम्फीबियस असॉल्ट शिप के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, टीजीएस अनाडोलू या फिर हल नंबर L400 अब तक टर्की के द्वारा डेवलप किया हुआ सबसे बड़े आकार का जहाज है। इसके अगर क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो इसे एम्फीबियस असॉल्ट शिप या फिर लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक ही कहा जा सकता है, जबकि टर्की इसे लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर कहता है। इसे इस्तांबुल में स्थित सेडाफ शिप बिल्डिंग में निर्माण किया गया है और इस निर्माण में भी टर्की को स्पेन के द्वारा मदद किया गया है। जहाज के अगर कंस्ट्रक्शन के इतिहास को देखें तो 1 जून 2015 के दिन जहाज को बनाने को लेके ऑर्डर दिया गया था और जहाज के ऊपर काम 30 अप्रैल 2016 के दिन शुरू हुआ। जहाज के कील लेइंग सेरेमनी 7 फरवरी 2018 के दिन हुआ और जहाज को 30 अप्रैल 2019 के दिन लॉन्च किया गया। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक टर्की इसे अपने बेड़े में कमीशन कर ले। फिलहाल जहाज के स्टेटस को अगर देखा जाए तो ये अंडर सी ट्रायल है। जहाज के अगर वजन को देखा जाए तो ये लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर कॉन्फ़िगरेशन में 24,660 टन का होना था, जबकि लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक के कॉन्फ़िगरेशन में ये 27,080 टन के आसपास होगा। आकार को अगर देखा जाए तो ये 232 मीटर लंबा मतलब 761 फीट लंबा है और इसका चौड़ाई सिर्फ 32 मीटर मतलब 105 फीट है, जबकि इसका ड्रॉट 6.9 मीटर मतलब 22 फीट 8 इंच के आसपास है और उसमें 8000 किलोवाट या फिर कहे तो 11,000 हॉर्स पावर के मैन डीजल जनरेटर का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इसमें 11 मेगावाट या फिर कहे तो 15,000 हॉर्स पावर के सीमेंस साइपॉड का इस्तेमाल हुआ है और 1500 किलोवाट के बो थ्रस्टर का भी इस्तेमाल हुआ है। कुल मिला के इन सभी इक्विपमेंटों के सहारे ये जहाज 21 नॉट मतलब 39 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और 28 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से इसके अधिकतम रेंज 9000 नॉटिकल माइल मतलब करीबन 17,000 किलोमीटर है। जहाज के अगर क्षमता को देखा जाए तो ये 4 LCM मतलब लैंडिंग क्राफ्ट मैकेनाइज्ड या फिर 2 LCAC मतलब लैंडिंग क्राफ्ट एयर कुशन को कैरी कर सकता है, जबकि जहाज के सेंसर्स को अगर देखा जाए तो इसमें स्मार्ट एस मार्क 2 एस बैंड 3D रैडर SNP 720 नेवल प्रिसीजन अप्रोच रैडर और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टमों को लगाया गया है, जबकि इसके अलावा कई तरीके के आधुनिक सेंसर्स जैसे कि IRST, IFF, टैक्टिकल डेटा लिंक, वेरिएबल मैसेज फॉर्मेट, सेटकॉम, लेजर वार्निंग रिसीवर, ड्राइव डिटेक्शन सेंसर और टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया है। हथियार के रूप में इसमें एक रैम मतलब रिम 116 रोलिंग आर्मामेंट मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसके अलावा 2 अमेरिकी फिनिक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम और 5 30 मिलीमीटर के एसएलसन स्टॉप RCWS लगा हुआ है। ये जो जहाज है इसे बेसिकली F-35 और हेलीकॉप्टरों को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन फिलहाल ये 4 T-129 अटैक नामक लाइट
अटैक हेलीकॉप्टर 8 AS-532 या फिर CH-47 जैसे हेलीकॉप्टर, 2 S-70V सीहॉक और 2 अनका या फिर बायरेक्टर अनमैन एरियल व्हीकलों को कैरी कर सकता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि टर्की इसमें कुछ संख्या में F-35V तैनात करने का तैयारी कर रहा था, लेकिन टर्की के इस सपने के ऊपर पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और करंट अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा पानी फेर दिया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।